अरे ये चल रहा है कि नहीं जी? कहाँ चल रहा है? शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए सब लोग। चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले लोग दिखाई सुनाई दे रहे हैं? चलिए तो आ जाइए, देखते हैं अब। हे, इसको और इधर करो, इसको इधर करो। और हाँ हाँ ठीक है, अब उधरे कर दो पूरा। शांत हो जाइए अब। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे और बोले थे पढ़ के क्वेश्चन बना लेना है। बोले थे ना? बनाए थे। और उसके बाद आंसर से मिला लेना है, कितना बनता है कितना नहीं बनता है। आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिशा निर्देश। हमने तो हर संभव यह प्रयास किया कि आंसर एरर फ्री हो, और आंसर एरर फ्री है भी, लेकिन फिर भी भूल चूक, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अगर आपको पॉलिटी के किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वो जो टोपी वाला है, वो ब्लू कलर का टोपी पहना हुआ, ब्लू न है, आसमानी है, आसमानी है ना? हाँ, क्या नाम है जी? क्या नाम है? क्या नाम है? चंदन। हाँ, कहाँ घर है जी? बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया। हाँ, चंदन पूर्णिया। उसको जो है क्वेश्चन थमा देना है, क्वेश्चन नंबर थमा देना, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर थमा देना है, और फिर हम उसको देख लेंगे। और ऑनलाइन वाले लोग जो है आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, और तुम जो बैठल रहता है दो गो कीवर्ड इधर से उधर करके मजा जो मारते रहता है, एक कॉपी लेकर के लिख लेना। तो चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर अभी हम पढ़ा देते हैं। आप लोग के मन में किए थे ना आप लोग? हाँ, तो अगर डाउट होगा वो तो पता चल ही गया होगा। तो अपना नाम और क्वेश्चन नंबर जो है उसको लिख करके दे दीजिएगा। और ऑनलाइन वाले लोग जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, पूरे आज के सेशन के दौरान कमेंट कर दीजिएगा अपना। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, निम्न क्वेश्चन में हमको डाउट है, उसको जो है हम आपको डील कर देंगे। तो अब क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत नहीं ना है।
और फिर लेट लग जाएगा, ठीक है, लेट लग जाएगा। हम क्वेश्चन आंसर भी कराने के लिए तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेट लगेगा तो आप ही लोग कहिएगा लेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी टारगेट बैच है तो क्वेश्चन आंसर ऐसे भी हम फाउंडेशन बैच में भी नहीं करवाते हैं, तो टारगेटेड बैच है तो क्या होगा। आंसर हम आपको इसलिए दे दिए हैं ताकि हमको करवाना ना पड़े, क्योंकि पिछली बार जो है 1275 में क्वेश्चन आंसर करवाए थे, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। 1275 में क्वेश्चन आंसर करवाए थे, वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। तो इसी वजह से जो है इस बार क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने के विषय में सोचे हैं, आंसर आपको दे देने के विषय में सोचे हैं। आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर हम कर देंगे, समझाए लड़का। लिख करके हमको दे देना, इन लिख करके चल जाना। शिवहर, शिवहर है कि शेखपुरा का है? शेखपुरा का है शिवहर, हाँ, इन लिख करके शिवहर चल जाना अपना। चलिए, तो आज आप अपना जो प्रॉब्लम है वो उसको दे दीजिएगा। ऑफलाइन वाले लोग, ऑनलाइन वाले लोग आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, और हमारे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 होगा संविधान का निर्माण। यही ना है? यही ना है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, देखिए ये चैप्टर कंसेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज्यादा है। ये चैप्टर कंसेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज्यादा है। इसमें कंसेप्ट बहुत कम है, फैक्ट बहुत ज्यादा है। और यहां से प्रश्न आने की संभावना बनी हुई रहती है। भारत के संविधान के निर्माण को अगर देखा जाए तो भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण जो है आपको संविधान सभा ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया है। संविधान सभा को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। और जो संविधान का निर्माण किया है उसका नाम है आपको संविधान सभा। अब अगर संविधान सभा की बात की जाए तो यूं ही संविधान सभा गठित नहीं हो गई। संविधान सभा के गठन को लेकर मांग 1895 ईस्वी से ही उठना प्रारंभ हो गया था। संविधान सभा के गठन की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा के गठन को लेकर मांग 1895 ईस्वी से उठना प्रारंभ हो गया था। 1895 ईस्वी से उठना प्रारंभ हो गया था। 1895 ईस्वी से उठना प्रारंभ हो गया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं में एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक है
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में जो विधेयक पारित किया गया था, उस विधेयक का नाम है स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक। और जब बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक पारित किया, तो स्वराज्य विधेयक पारित करने के संदर्भ में ही बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग किया कि भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए, भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए। संविधान एक प्रकार का कानूनों का दस्तावेज होता है। संविधान की अगर हम बात करें तो जो संविधान होता है, संविधान एक प्रकार का कानूनों का दस्तावेज होता है। जो संविधान राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सभी को पावर देता है कि आपका क्या पावर है, आपका क्या शक्ति है, ये आपको संविधान ही देता है। तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान मतलब भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को लेकर मांगे 1895 ईस्वी से ही उठना प्रारंभ हो गया। लेकिन हमारा संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। और फिर जाकर हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। और अभी देश में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, वह शासन प्रशासन जो है आपको संविधान के तहत ही जो है चलाए जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने तो 1895 में ही संविधान को लेकर मांगे कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पटापेक्ष में गांधी जी छाए और गांधी जी को असहयोग आंदोलन जो आंदोलन 1920 से 1922 के बीच हुआ है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के बीच हुआ है, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने का काम की। और फिर आगे चलकर महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में 1922 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह इच्छा जाहिर किया कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनाए जाएंगे। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनाए जाएंगे। यह इच्छा प्रकट महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में किया। 1922 ईस्वी में किया। फिर आगे चलकर एक आपको वामपंथी नेता हुए, उनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, M.N. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। फिर आगे चलकर 1935 में कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने भी संविधान को लेकर मांगे की। और फिर 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को लेकर यह मांग किया कि संविधान का जो निर्माण होगा, जो संगठन संविधान का निर्माण करेगी, उस संगठन में जो लोग चुनकर जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर जाएंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर जाएंगे। और फिर आपको 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उस अगस्त प्रस्ताव में पंडित नेहरू की मांग को स्वीकार भी कर लिया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पंडित नेहरू की मांग को स्वीकार भी कर लिया गया था। और आप याद कीजिए 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो भारत ब्रिटेन की तरफ से इस द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं जाना चाहता था साफ।
और भारतीयों को अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में अपने साथ करना चाहता था। भारतीयों को अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में अपने साथ करना चाहता था और इसी वजह से 1942 में क्रिप्स मिशन योजना को भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन योजना जो कि 1942 ईस्वी में भारत आई, क्रिप्स मिशन योजना जो कि 1942 ईस्वी में भारत आई, क्रिप्स मिशन योजना ने भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया था, लेकिन क्रिप्स मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सिरे से नकार दिया और इसी वजह से क्रिप्स मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। लेकिन पुनः 4 वर्षों के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना ने ही संविधान सभा के गठन को लेकर सिफारिश किया और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन हुआ है। भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। तो भारत के लिए संविधान का निर्माण जो संविधान सभा ने किया है, इस संविधान सभा के गठन की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन आपको कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है और यह बात परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कि भारतवर्ष के भीतर कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। अभी हमने आपको बताया है आगे आने वाले 5 से 10 दिनों के बाद जब हम आपको ये प्रश्न पूछेंगे, किसी को पर्सनली खड़ा करके पूछेंगे, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। ऐसे अगर सामूहिक रूप से पूछेंगे तो कोई ना कोई 2, 4, 5, 10 को जवाब दे ही देंगे। तो यह बात परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यह बात जो है आपको परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ है और कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स का पूरा नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर का पूरा नाम है एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस का पूरा नाम है सर पेंथिक लॉरेंस, जिसमें पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रधान थे, स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। तो जो आपको कैबिनेट मिशन योजना है, इसमें 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सिफारिशें जो अपनी प्रस्तुत की गई है वह 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने जो अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है, उस सिफारिश में कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा और भारत की 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। भारत की 10 लाख आबादी पर
संविधान सभा में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा और भारतीय सदस्यों के द्वारा ही भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह बात कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश में किया। और उस समय जब कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश आई थी 16 मई 1946 को, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों मर्ज था। उस समय भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस समय भारत और पाकिस्तान जो है आपको दोनों मर्ज था और दोनों एक ही देश था। और उस समय दोनों देश को मिलाकर भारत की कुल आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। उस समय दोनों देश को मिलाकर भारत की कुल आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, लगभग 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। और 10 लाख पर एक सदस्य को संविधान सभा में शामिल किए जाने को लेकर प्रावधान किए गए थे। तो उस अनुकूल कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य, 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे। और उस समय भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। और उस समय भारत में जो 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, एक आपको ब्रिटिश प्रांत और दूसरा आपको देसी रियासत। एक आपको ब्रिटिश प्रांत और दूसरा आपको देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत किसे कहा जाता है और देसी रियासत किसे कहा जाता है? जब हम आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा रहे थे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बताए थे कि ब्रिटिश प्रांत किसे कहा जाता है और देसी रियासत किसे कहा जाता है। नहीं बताए थे। किसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत? आए हाँ, देसी रियासत। हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, जवाब दी। तो ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और देसी रियासत जहां भारत के देसी रियासत के राजा महाराजाओं का शासन था, वह आपको देसी रियासत हो गया। तो आपको संविधान सभा ने यह कहा, कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांत से होंगे। 296 ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 देसी रियासत से होंगे। 93 देसी रियासत से होंगे। 93 देसी रियासत से होंगे। इसमें 296 में यह कहा गया कि 292 11 ब्रिटिश प्रांत से होंगे। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 11। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 11, एक पर एक 11 हुआ करती थी। 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य शामिल होने थे और 4 सदस्य 4 अलग अलग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से शामिल होने थे। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग, ये सब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। 296 में से 292 11 ब्रिटिश प्रांत से और 4 सदस्य 4 अलग अलग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। प्रत्येक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से एक एक सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल होने थे। और ये जो
296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 93 सदस्य देसी रियासत से शामिल होने थे। उसमें देसी रियासत से जो 93 सदस्य शामिल होने थे, उनका मनोनयन होना था, उनको मनोनीत किया जाना था, उनको मनोनीत किया जाना था। जैसे आज के डेट में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है। तो देसी रियासत भी भारत का अंग था और जो संविधान बनता वह संविधान देसी रियासत में भी लागू होता, वह संविधान देसी रियासत में भी लागू होता। तो वह संविधान जो देसी रियासत में भी लागू होता, तो देसी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? एकदम से देसी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में होने चाहिए थे, क्योंकि वह संविधान देसी रियासतों पर भी लागू होता। तो इसलिए देसी रियासत से भी संविधान सभा में प्रतिनिधि होने चाहिए थे और इसलिए देसी रियासत से संविधान सभा में 93 प्रतिनिधि को शामिल किया गया और इनका मनोनयन किया गया या इसको मनोनीत किया गया, मनोनीत किया गया। और 93 सदस्य को देसी रियासत से मनोनीत करने का काम देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने किया, देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने किया, देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने किया 93 सदस्य को मनोनीत। तो मतलब संविधान सभा में 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। और ये जो 296 सीट है, इस 296 सीट के लिए चुनाव हुए, इस 296 सीट के लिए जो है आपको चुनाव हुए और यह चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। यह चुनाव जो है आपको जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और इस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि आप याद कीजिए, आप इस बात को याद कीजिए, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव कब से होने प्रारंभ हुए? पिछला चैप्टर पढ़ाते हुए ही तो बताए हैं, नहीं बताए हैं ना। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए थे 1937 में, 1900। और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव पहली बार कब? 1920 में, 1920 में। तो 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए, इस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि यहां पर थोड़ा रोकते हैं, थोड़ा यहां से थोड़ा अलग हटते हैं। देखिए, भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, भारत में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं? भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव होता है ना। वो लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? आम जनता। और राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे राज्यसभा के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसी प्रकार से 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए, इस चुनाव में देश की आम जनता पार्टिसिपेट नहीं की, बल्कि प्रांतों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्हीं ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का काम किया। प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही 296 सीटों के लिए जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का काम किया।
मतलब अगर 296 सदस्य की हम बात करें तो ये 296 सदस्य जो है आपको निर्वाचित थे। 296 सदस्य क्या थे? निर्वाचित। और 93 सदस्य आपको संविधान सभा में मनोनीत थे। 93 सदस्य संविधान सभा में मनोनीत थे। मतलब संविधान सभा को लेकर हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वह कुछ सदस्य, उसमें से कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ सदस्य जो है आपको मनोनीत थे। कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ सदस्य क्या थे? मनोनीत। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत थे। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, संविधान सभा के सदस्य मनोनीत थे, या संविधान सभा के सदस्य आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत थे, तो आप क्या कहिए? हाँ, आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर। यह बात स्पष्ट है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, समझिएगा। हुआ ये कि 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए, इस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस जीता। 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, इसमें से 208 सीट की अगर आप बात करेंगे तो 208 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज किया। कांग्रेस जीत दर्ज किया। और फिर मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला मुस्लिम लीग। और छोटी छोटी पार्टियों को एक एक सीट मिला और कुछ इंडिपेंडेंट भी संविधान सभा में चुनकर गए थे। मतलब कुछ निर्दलीय भी जो है संविधान सभा में चुनकर गए हैं। जैसे आपको बिहार से एक निर्दलीय सांसद लोकसभा में चुनकर गए हैं, उसी प्रकार से जो है आपको कुछ निर्दलीय लोग भी जो है संविधान सभा में चुनकर गए। तो आदर्श में आप मान करके चल लीजिए कितना, तो आदर्श में आप मान करके चलिए 15। टोटल आप जोड़िएगा 8 3 11 5 16 6 1 7 1 8 1 9 और 2 296 हो गया। 296 सीट में से 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला और 15 सीट अन्य छोटी छोटी पार्टियों को मिला। और कुछ निर्दलीय भी संविधान सभा में चुनकर गए, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चुनकर गए। तो संविधान सभा में जो 208 सदस्य कांग्रेस के चुनकर गए, यह तो स्पष्ट हो गया कि अब संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है। संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है। और संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है, इसी को लेकर मुस्लिम लीग में घबराहट पैदा हो गई और मुस्लिम लीग ने चुनाव के ठीक बाद से संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने चुनाव के ठीक बाद से संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया और इस मांग को लेकर आवाज बुलंद करने लगा कि नहीं, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान के संविधान के निर्माण हेतु अलग से संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वह संविधान सभा पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगा। इस प्रकार अगर आप मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का चुनाव के ठीक बाद से, मुस्लिम लीग चुनाव के ठीक बाद से
संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संविधान सभा ने काम किया और संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने काम किया और संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। और जब आपको आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और भारत देश को आजादी मिलने से पहले ही भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। और जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो भारत के विभाजन के बाद, भारत के विभाजन और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ और भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो भारत के विभाजन और आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और आजादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो अब संविधान सभा में 389 के जगह मात्र 299 सदस्य बच गए। देश के विभाजन, भारत के विभाजन और भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में कुल आपको 299 सदस्य बच गए। और संविधान सभा के पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में जो 299 सदस्य बचे, उस 299 सदस्य में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने थे। 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने थे और 70 सदस्य देसी रियासत से शामिल होने थे, और 70 सदस्य देसी रियासत से शामिल होने थे। बेसिकली जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया है वह 389 सदस्यों वाली संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि भारत के संविधान का निर्माण जो है आपको 299 सदस्यों वाली संविधान सभा के द्वारा आपको किया गया है। और संविधान निर्माण के क्रम में 299 सदस्यों में से कुछ सदस्यों का देहावसान भी हो गया था, मतलब कुछ सदस्यों का मृत्यु भी हो गया था, कुछ सदस्यों का मृत्यु भी हो गया। और संविधान के निर्माण होते होते मात्र 284 सदस्य 284 सदस्य मात्र 284 सदस्य बचे थे, मात्र 284 सदस्य बचे थे। और यही 284 सदस्यों ने संविधान निर्माण के बाद संविधान के ऊपर अपना हस्ताक्षर करने का काम किया। देखिए, मुख्य तौर पर हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य तौर पर हम लोग यह कह देते हैं कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ठीक है, कहते हैं, अच्छी बात है। जिस प्रकार किसी गाड़ी को बनाने में उसके जो उसको डिजाइन करने वाला जो इंजीनियर होता है
उसका सबसे अहम रोल होता है। तो मुख्य तौर पर बाहर निकल करके सामने डिजाइनर का नाम आता है, लेकिन उसमें जो नट बोल्ट कसता है, मैकेनिक सब, उन लोगों का भी तो योगदान होता है। योगदान तो होता ही होता है। तो जो भारत का संविधान है, हम लोग क्यों कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है? संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के सहयोग से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के सहयोग से भारत के संविधान का निर्माण किया है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सदस्यों का भी अहम योगदान रहा है। और संविधान सभा जब भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रहा था, तो हर मुद्दा पर चर्चा होता था। हर मुद्दा पे चर्चा होता था कि जैसे मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करना है, तो शामिल करना है या नहीं करना है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से प्रावधान को कहाँ रखना है, कौन से प्रावधान को शामिल करना है, कौन से प्रावधान को शामिल नहीं करना है, ये सब तय किए जाते थे। इन सभी चीजों पर चर्चाएं होती थी, चर्चाएं होती थी। और उस चर्चा में संविधान सभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते थे, संविधान सभा के सदस्य भाग लेते थे, संविधान सभा के सदस्य भाग लेते थे। और संविधान सभा में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाता था। संविधान सभा में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाता था, बल्कि संविधान सभा में जो निर्णय था वह आपसी सहमति और समायोजना के आधार पर लिया जाता था। संविधान सभा में जो निर्णय था वह आपसी सहमति और समायोजन के आधार पर लिया जाता था। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा पहुंचकर लोकसभा के एमपी के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे मोदी जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह कहा कि सरकार बनाने के लिए एक आंकड़ा का जरूरत होता है। लोकसभा के 543 में से 272 सीट आपके पास होने चाहिए। सरकार बनाने के लिए, देखिए मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। देखिए मोदी जी स्टेटमेंट सब तो बड़ी शानदार देते हैं, मतलब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसकी चर्चा देश विदेश में होता है। तो आज का मोदी जी का स्टेटमेंट है, सरकार बनाने के लिए तो आंकड़ा की जरूरत होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आपसी सहमति की जरूरत होती है। और हम यह प्रयास करेंगे कि विपक्षी पार्टी के आपसी सहमति से हम देश चलाएं। ये आज के मोदी जी का स्टेटमेंट है। लेकिन कितना आपसी सहमति होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। स्टेटमेंट तो काफी शानदार है, जबरदस्त लोकतांत्रिक स्टेटमेंट है। इससे बेहतर स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है आज के दिन के लिए, समझे। और ये कवर पेज पर छपेगा, आप देख लीजिएगा। और राहुल गांधी जो शपथ लिए हैं एमपी का, संविधान का पुस्तक अपने साथ लेकर के चलते और उस पुस्तक को हाथ में लेकर के एमपी के तौर पर शपथ जो है आपको राहुल गांधी जी लिए हैं, समझे। मतलब उनका इशारा इस और था कि संविधान में अगर केंद्र की मोदी सरकार छेड़छाड़ करना चाहती है तो हम तैयार हैं,
हम संविधान में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। समझे? राहुल गांधी का इशारा इस ओर था। चलिए ठीक है। तो आपको जो संविधान सभा है, जब संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रहा था, तो उसमें जो निर्णय लिए जाते थे, उसमें निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिए जाते थे, बल्कि आपसी सहमति और समायोजना के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। मतलब कोई भी चीज संविधान में शामिल करना, देखिए होता क्या था समझिएगा। एक तो जब संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण को लेकर बैठी, तो संविधान सभा ने विश्व के 60 6 पर 0 60 60 देशों के संविधान का अवलोकन संविधान सभा के सदस्यों ने किया। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, विश्व के सभी देशों के संविधान को संविधान सभा के सदस्यों ने गहनता से पढ़ने का काम किया और जो प्रावधान जिस देश के अच्छे लगे, किसी देश का मौलिक अधिकार अच्छा लगा, किसी देश का राज्य का नीति निर्देशक तत्व अच्छा लगा, जिस देश के जो प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों को बेहतर लगा, उस प्रावधान को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान में शामिल करने का काम किया। और ऐसा नहीं था कि सीधे तौर पर कट पेस्ट कॉपी भारत के संविधान में कर दिया गया, ऐसी बात नहीं थी। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया, तो अमेरिका से जो मौलिक अधिकार लिया, ऐसा नहीं था कि अमेरिकी संविधान में जो मौलिक अधिकार था उसी को सीधा उठा करके भारत के संविधान में रख दिया। नहीं, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को लिया। मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को लिया, इसका मतलब यह है कि इस कंसेप्ट को लिया कि जैसे अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार है, तो भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार होनी चाहिए, भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार होनी चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की तात्कालीन परिस्थिति को देखते हुए उन तमाम प्रावधानों को मौलिक अधिकार में शामिल किया जो प्रावधान उन्हें लगे कि नहीं, इसे शामिल करना चाहिए। उस प्रावधान को मौलिक अधिकार में शामिल किया। और जैसे अब मौलिक अधिकार में चीजों को शामिल करना है, जैसे कि मान लिया जाए कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत को शामिल करना है, छुआछूत के अंत को शामिल करना है। तो अब संविधान सभा के कोई सदस्य कहे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत को जो है मौलिक अधिकार में शामिल कर न दीजिए, तो फिर उस पर चर्चा होता था, सब लोग अपना अपना राय देता था। संविधान सभा के सभी सदस्य अपनी अपनी राय देते थे कि अगर अस्पृश्यता के अंत को मौलिक अधिकार में शामिल करेंगे तो इसके क्या सकारात्मक पहलू होंगे, इसके क्या नकारात्मक पहलू होंगे। टोटल चीज पर पूरी तरीका से विचार विमर्श किया जाता था। आगे की सोच को भी ध्यान में रखा जाता था, आगे की सोच को भी ध्यान में रखा जाता था। और अंततः आपसी सहमति भी बनाई जाती थी, और जो लोग किसी भी प्रावधान के विपक्ष में हो जाते थे तो उनको समझाया जाता था, उनको भी सहमति बनानी पड़ती थी,
और जबरदस्ती नहीं, तर्क से, तर्क से, तार्किक ढंग से, तार्किक ढंग से सहमत करवा लेते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो और जो भारत का संविधान है, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और 64 लाख रुपये खर्च हुए। 63 लाख समथिंग है, तो लगभग 64 लाख रुपये खर्च भारत के संविधान के निर्माण में हुए हैं। देखिए, भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और जो संविधान सभा है, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना ने 389 सदस्य निर्धारित किए, जिसके लिए चुनाव हुए। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए और चुनाव के बाद नवंबर 1946 में अकॉर्डिंग टू एम लक्ष्मीकांत के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। और आपको फिर इसके बाद लगातार संविधान सभा की बैठकें आयोजित होती रही और फिर अंततः भारत का संविधान जाकर बनकर तैयार हुआ। तो अब जो है, यहां तक आप पहला पेज है, हाथ हटाइए तो ये लड़की हाथ हटाइए। पहला पेज गुरुजी लोग पढ़िए तो थोड़ा सा, गर्मी आज कर दिया है ना वो। अरे आप कहाँ थे इतना दिन से, बताइए, हम आपको कितना खोज रहे थे। कहाँ चले गए थे बीच में? बकरीद मनाने, तब ईद मनाने घर चले गए थे। ओ है, पढ़िए जल्दी, है पहला पेज पढ़िए, पढ़िए पहला पेज। ये गर्मी कब जाएगा भाई? पटना में बारिश और नहीं हो रहा है? हाँ, है? हुआ है कहाँ हुआ है ना? एक रोज रात को थोड़ा बहुत हुआ है, कल हुआ था। कल पटना में बारिश हुआ है। हम जिधर रहते हैं उधर कहाँ हुआ है? हुआ है। कोई कह रहा है नहीं हुआ है, आप लोग जिधर रहते होंगे हुआ होगा। अरे पटना में तो क्या होता है जानते हैं? गांधी मैदान में बारिश होता है, इधर मुसल्लफपुर हाट में नहीं होता है। ये होता है, हम देखे हैं।
देख रहे हैं गांधी मैदान से आ रहे, उधर बारिश हो रहा है, मुसल्लपुर हाट आए क्लास लेने के लिए, इधर बारिश से नहीं हुआ है। सब पापी मुसल्लपुर हाटे में रहता है, आप कहीं मुंह लटकैले हैं। पढ़ लिए इस एरिया में वृक्ष ना है ना, आदमी जितना जगह पे वृक्ष लगवाएगा उतना में 4 गो रूम बन जाएगा। 4000 गुना 4, 16,000 रुपया पर मंथ आएगा उसको। हम कहां से लगाएंगे, हमको कुछ है कुछ नहीं है। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, क्या कू में मुंह करते रहते हैं। क्या हो रहा है, पढ़ लिए, दीजिए तो किताब। हीरो सब आइए याद करते हैं, जितना बताएं उतना याद कीजिएगा ना। बताइए, भारत में संविधान के निर्माण को लेकर सर्वप्रथम मांग किसने किया? बालगंगा। किसने यह कहा कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार होगा? कांग्रेस ने संविधान को लेकर मांग कब किया? 1935। 1900 कांग्रेस ने संविधान को लेकर मांग कब किया? कांग्रेस ने संविधान को लेकर मांग कब किया? अच्छा एक बात बताइए, किसने यह कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? जवाहरलाल। संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य, कौन कौन? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? इसने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत किया है? 16 मई 1900। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितना आबादी पर एक सदस्य शामिल होना था? कितना आबादी पर? 10 लाख ना। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए? 300। ब्रिटिश प्रांत से कितने? ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से 11। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य? और 4 सीट, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ना। अच्छा 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए कांग्रेस को कितना मिला? मुस्लिम लीग को, और 93 देसी रियासत ना। अच्छा एक बात बताइए, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत थे या दोनों थे? दोनों ना। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, कितने सदस्य बचे? 200। ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण के क्रम में कितने देशों के संविधान को पढ़ा? 60 ना। कितना रुपया खर्च हुआ? 64। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। क्लियर है ना? इतना बात याद हो नहीं गया? चलिए अब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए अगला होमवर्क आपका क्या है, आप सुनिए। अगला होमवर्क है आपका कल का, कल पूछेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 हो चुका है।
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव ना है ही नहीं, सब्जेक्टिव नहीं। चैप्टर नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव के आधार पर सर पढ़ा है, तो कितना क्वेश्चन है उसमें? 80-85। ठीक है, वही पूछेंगे। तो कल का आपका होमवर्क है इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव याद करके आना है, समझ गए? और जितने भी लोगों को पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ऑफलाइन वाले लोग चंदन पूर्णिया को दे दीजिएगा, और ऑनलाइन वाले लोग अभी कमेंट कर दीजिए, तुम हमको दे देना, और कल के क्लास में हम देख लेंगे, समझे? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति नहीं ना? पढ़िए लिखिए मन से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा, हल्ला मत कीजिए, जब आएगा तो मिल जाएगा।